नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम बिमर्स के इस नई वीडियो में। साथियों, कल दिनांक 28/5/2021 को शुरू की गई हमारी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का यह अगला वीडियो है। यह आदिकाल के दूसरे टॉपिक पर 15 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज होगी। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। कल हम 25 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लेकर आए थे। आज उसी की श्रृंखला की कड़ी में हम 15 प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो यह वीडियो आप इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर हमें रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम लिखना है कि कौन सा कवि सबसे पहले आया है, उसके बाद कौन सा कवि है, उसके बाद कौन सा कवि है। इस तरीके से हमको क्रम से सारे कवियों को लगा देना है। आप एक बार सभी विकल्पों को देख लीजिए, इसके बाद हम आपको सही उत्तर बताते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है नंबर 4। कैसे, आपको यह भी बताते हैं। क्योंकि सरहपा का जन्म जो होता है वो माना जाता है कि 693 ईस्वी के आसपास होता है। उसके बाद लुइपा का जो जीवन काल है वो 773 ईस्वी से माना जाता है। पुष्पदंत को 10वीं सदी का कवि कहते हैं और अब्दुल रहमान का समय जो है वो 12वीं सदी के आसपास का है। यानी कि सरपा सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं लुइपा, उसके बाद आते हैं पुष्पदंत और फिर आते हैं अब्दुल रहमान। तो हमारा चौथा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। कथन किसका है? अब यहाँ पर यह कथन किसका है तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? ऑप्शंस हैं, नंबर 1 राम कुमार वर्मा, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। क्यों? क्योंकि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आप वीर काल और वीर गाथा काल में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि वीर काल रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जबकि यह गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल ना कह के इसे वीर गाथा काल कहा था। तो वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? विकल्प हैं, नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 गणपति चंद्र गुप्त, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ पर एक बात जान लेने योग्य है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। लेकिन यह प्रश्न था कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, तो वो हमारा दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस कवि की रचना प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत नहीं आती? इसके विकल्प देखिए। नंबर 1 विद्याधर, नंबर 2 सारंगधर, नंबर 3 लक्ष्मीधर, नंबर 4 जज्जल। तो एक बार प्रश्न फिर से आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कवि की रचना प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत नहीं आती? प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी रचना प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत हमें पता है कि विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर की रचनाएं आती हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है वो है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो थे उन्होंने प्राकृत पैंगलम के सूत्रों का संग्रह किया था। प्राकृत पैंगलम ने रचना नहीं करी थी, उनका कोई भी पद प्राकृत पैंगलम में नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी पद थे उनका संग्रह किया, उनके सूत्रों का क्या किया, उन्होंने संग्रह किया। तो लक्ष्मीधर की रचनाएं प्राकृत पैंगलम के अंतर्गत नहीं आती। तो तीसरा ऑप्शन लक्ष्मीधर सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध योगिनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिद्ध योगिनी नहीं है? आदिकाल हमें पता है कि आदिकाल में कुल 84 सिद्ध माने जाते थे, जिनमें 3 सिद्ध योगिनियां थीं। अब उन सिद्ध योगिनियों के नाम क्या थे? एक तो थी मणिभद्रा, एक थी कनकलापा और एक थी लक्ष्मीकरा। कनकलपा इसमें और कनकलापा, ये दो जो नाम हैं इनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इनमें सही उत्तर जो है वो कनकलपा है, क्योंकि कनकलपा जो है वो सिद्ध योगी हैं, ना कि सिद्ध योगिनी। तो प्रश्न था कि इनमें से सिद्ध योगिनी कौन नहीं है, तो 3 तो इसमें हैं, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 तो इसमें हैं, लेकिन कनकलपा जो है वो सिद्ध योगिनी नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध योगी हैं। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प कनकलपा सही है। 7वां प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को स्वयं कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को स्वयं कहानी कहा है? इसका ऑप्शन देखिए। नंबर 1 कृतिलता, नंबर 2 कृति पताका, नंबर 3 पदावली, नंबर 4 पुरुष परीक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृतिलता को। विद्यापति ने कृतिलता को स्वयं कहानी कहा है। 8वां प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका ऑप्शन देखिए। नंबर 1 बिहारी, नंबर 2 पद्माकर, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग संगत है? इनमें से कौन सा युग्म संगत है? संगत का मतलब होता है सही, तो कौन सा युग्म सही है? तो बिसलदेव रासो के साथ नरपति नाल। यहाँ पर देखिए ये जो युग्म बनाया गया है, युग्म मान्यता जोड़ा, जिसमें बिसलदेव रासो एक रचना है और नरपति नाल उसके रचनाकार हैं। अगले में देखिए खुमान रासो रचना है, जगनिक रचनाकार हैं। तो कौन सही है, किस रचना के रचनाकार सही हैं इसमें? तो पहला है बिसलदेव रासो नरपति नाल, दूसरा है खुमान रासो जगनिक, तीसरा है विजयपाल रासो चंद्रबरदाई, चौथा है परमाल रासो दलपति विजय। तो देखिए एक बार, परमाल रासो जो है वो किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की रचना है। विजयपाल रासो जो है वो नंदल सिंह की रचना है। खुमान रासो जो रचना है वो दलपति विजय की रचना है, जबकि विसलदेव रासो यह नरपति नाल की रचना है। तो इसमें पहला युग्म जो है वो सही है और हमारा पहला जो ऑप्शन है वही सही है। 10वां प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आनंद कुमार स्वामी, तीसरा है शिव प्रसाद सिंह, चौथा है राम वृक्ष वेनीपुरी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी सारी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं, या तो वो
किन्हीं परीक्षाओं में आए हुए हैं या हो सकता है कि वो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हमने प्रश्नों के जो स्तर रखे हैं ना तो ज़्यादा कठिन रखे हैं ना ही बहुत आसान रखे हैं। हमने विभिन्न परीक्षाओं को केंद्र में रखकर, उनको ध्यान में रखकर इन सारे प्रश्नों को तैयार किया है। हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको एकदम कठिन प्रश्न देकर चौंका दें, है ना, उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। ना तो ऐसे प्रश्न जो बहुत कठिन होंगे वो परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आपसे किसी एमए के एंट्रेंस एग्जाम में या नेट जेआरएफ की परीक्षा में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके स्तर के हों। आप बीए के स्तर के हो तो आपको क्या होता है ना कि जब आप एमए के एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो उस वक्त आप बीए के स्तर के होते हो, तो आपसे बीए के स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। और जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होते हो, नेट जेआरएफ के एग्जाम दे रहे होते हो, तो आपसे एमए के स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको विद्वत नहीं मानता, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हो आपकी, कुछ भी प्रश्न उठा करके वो पूछ दे, बहुत कठिन प्रश्न पूछ दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितनी चीज़ें पढ़ते हो, आपके पाठ्यक्रम के भीतर जितनी चीज़ें होती हैं उन्हीं से वो प्रश्न बना करके पूछता है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, कई सारी टेस्ट सीरीज देखी हैं, उनमें ऐसे प्रश्न पूछेंगे, पता नहीं हो किस लोग के प्रश्न आते हैं उनमें। तो ऐसे लोग के प्रश्न कहीं नहीं आएंगे, मतलब ना कि आप पृथ्वी के बाहर के ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न आपके सामने ही बिल्कुल रहेंगे, है ना। आप जो चीज़ें पढ़ते हो ना, आपके बिल्कुल आंखों के नीचे चीज़ें होती हैं, बस उन्हीं चीज़ों को क्या करता है वो दूसरी तरीके से घुमा फिरा के पूछता है ताकि आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हो। बाकी प्रश्न बिल्कुल आसान ही रहते हैं। तो यह जो था 10वां प्रश्न जो था, इसका चौथा ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी ऐसे समीक्षक थे जिन्होंने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना है। 11वां प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में कितने ग्रंथों को संपादित किया है? तो इसका विकल्प है नंबर 1 10, नंबर 2 14, नंबर 3 16, नंबर 4 17। इसका सही उत्तर है नंबर 2 14। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में कुल 14 ग्रंथों को आधार बनाकर गोरखबानी का संपादन किया था। 12वां प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में रसायन नाम किसने बताया? रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में रसायन नाम किसने बताया? इसका ऑप्शन है नंबर 1 हरप्रसाद शास्त्री, नंबर 2 गासा दत्ताशी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश, गारदासी ने राजसूय और नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द का प्रयोग किया था। तो सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ऐसे हैं जिन्होंने रसायन शब्द का प्रयोग किया था। तो तीसरा विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक माना है? इसका ऑप्शन है नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 मिश्र बंधु, नंबर 4 कर्नल टॉड। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रामाणिक माना है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, मिश्र बंधुओं ने इसको प्रमाणिक माना है और कर्नल टॉड ने भी इसको प्रामाणिक माना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति को जातीय कवि की उपाधि किसने दी है? विद्यापति को जातीय कवि की उपाधि किसने दी है? तो इसका विकल्प है नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 बच्चन सिंह, नंबर 4 निराला। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति को जातीय कवि की उपाधि बच्चन सिंह ने दी है। किसने दी है? बच्चन सिंह ने। और रामचंद्र शुक्ल ने इनको सिंगारी कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। निराला ने इनकी रचनाओं को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति की रचनाओं को निराला ने नागिन की लहर कहा है। तो बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। हमारा आखिरी प्रश्न है, भला हुआ जुमारिया बहिनी किसकी काव्य पंक्ति है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 हेमचंद्र की, नंबर 2 चंद्रबरदाई की, नंबर 3 पुष्यदंत की, नंबर 4 जगनिक की।
तो भला हुआ जो मारिया बहनी नंबर 1 हेमचंद्र की पंक्ति है। यह पंक्ति कुछ इस प्रकार है, भला हुआ जो मारिया बहनी महरिया मारा कंतु लज्जा जयंतु ऐसहु जो भग्गा घरे अयंतु। इसमें ना एक नायिका होती है ना, तो जब अपनी सहेलियों से वो बात कर रही होती है तो पता चलता है कि उसका पति जो है युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो अपनी सहेलियों से कहती है कि अच्छा हुआ जो वो मर गया, है ना, युद्ध क्षेत्र में ही मर गया और वो भाग कर घर नहीं आया। अच्छा हुआ कि वो युद्ध क्षेत्र में मर गया, भाग कर घर नहीं आया। अगर वो भाग कर घर आता तो मैं अपनी सहेलियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, बल्कि उनके बीच में मैं लज्जा खा जाती। तो यह हेमचंद्र की पंक्ति है। इसके अलावा जगनिक, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जगनिक का। जगनिक की भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जिए तो धिक्कार। तो ये पंक्ति थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करेगी, लेकिन यह पंक्ति जगनिक की ना होकर के हेमचंद्र की है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन 15 प्रश्नों के साथ आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए और कल फिर हम इसी समय पर कुछ 15 प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।